नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम में हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन लोकसभा सीटों की जहां पहले चरण में मतदान होना है, जिसके बाद हम दूसरे और तीसरे चौथे चरण के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी नजर डालेंगे। कल हमने शहडोल लोकसभा सीट के समीकरण को समझा था और आज हम बालाघाट लोकसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बालाघाट सीट से बीजेपी ने ढाल सिंह बिसेन को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने मधु भगत पर विश्वास जताया है। तो बालाघाट लोकसभा सीट से जुड़े समीकरणों को समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। तो बालाघाट लोकसभा सीट का हम विश्लेषण करें इससे पहले हम आपको प्रदेश की 29 सीटों का समीकरण समझा दें। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में अभी 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 27 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2015 में झाबुआ रतलाम सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली, जिसके बाद बीजेपी के पास 26 सीटें रह गई हैं। तो सीटों का समीकरण है जो आप समझ रहे हैं। और अब बात करते हैं बालाघाट लोकसभा सीट की, जहां 2004 में से अभी तक बीजेपी का ही कब्जा है। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के गौरीशंकर बिसेन, कांग्रेस की पुष्पा बिसेन और बसपा के उदय सिंह पंचेश्वर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया था, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के गौरीशंकर बिसेन ने लगभग 88,000 वोटों से बाजी मार ली थी। वहीं इसी सीट पर 2009 की अगर तस्वीर जाने तो लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह बीजेपी के पक्ष में माहौल रहा। 2009 में बीजेपी के केडी देशमुख, कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत और बसपा से अजबर लाल के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन इस चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत हुई। बीजेपी के केडी देशमुख ने 40,819 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली थी। और वहीं साल 2014 की तस्वीर जाने तो बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। 2014 में भी इस सीट पर बीजेपी के बौद्ध सिंह भगत, आपको बता दें यहां बौद्ध भगत जो है चुनाव यहां से जीते थे। कांग्रेस की हिना कावरे और बसपा से योगेश नानाजी के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया था, लेकिन साल 2009 के मुकाबले यहां से बीजेपी ने दोगुने से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी के बौद्ध भगत सिंह करीब 96,000 वोटों से जीते थे। 96,000 से ज्यादा वोटों का अंतर जीत में था। और अब बात कर लेते हैं वर्तमान लोकसभा चुनाव की। जी हां, इस बार दोनों पार्टियों ने नए चेहरों को मौका दिया है। दोनों पार्टियों के लिए इस बार लोकसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। खास तौर पर बीजेपी के लिए तो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इस सीट पर बीजेपी ने बौद्ध सिंह भगत का टिकट काटकर ढाल सिंह बिसेन को मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस ने मधु भगत पर विश्वास जताया है। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। बौद्ध सिंह और गौरीशंकर बिसेन खेमे के बीच की खींचतान में ढाल सिंह को टिकट मिला है, लेकिन इस खींचतान का फायदा कांग्रेस उठा सकती है। तो भाजपा ने यहां ढाल सिंह बिसेन को मौका दिया है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो मधु भगत इस बार चुनावी मैदान में 2019 के दंगल में दिखाई देंगे। 2019 के लोकसभा के दंगल में ढाल सिंह बिसेन और आपको बता दें मधु भगत के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के लिए ही राह आसान फिलहाल मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। अब बात बड़े चेहरों की। बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस के पास ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अपने अपने प्रत्याशियों को जीत का रास्ता दिखा सकते हैं। जी हां, इस सीट पर कांग्रेस से सबसे बड़े चेहरे की अगर हम बात करें तो पवन कावरे यहां से आते हैं, जो विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के भाई हैं। इनका क्षेत्र में काफी दबदबा रहा है। पवन कावरे, हिना कावरे के भाई, काफी दबदबा। दूसरा चेहरा बीजेपी के बड़े चेहरों की बात करें तो बालाघाट क्षेत्र में बौद्ध सिंह भगत अपने आप में बड़ा चेहरा है, अच्छा खासा नाम कमाया है। बौद्ध सिंह भगत इस समय सांसद भी हैं, लेकिन अपना टिकट कट जाने से वो नाराज चल रहे हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तीसरा बिग फेस मौसमी बिसेन, बीजेपी का बड़ा चेहरा जो गौरीशंकर बिसेन की बेटी हैं।
वहीं अगर हम बात करें बालाघाट सीट से टिकट की दावेदार भी रे माना जा रहा था, लेकिन वंशवाद के चलते उन्हें टिकट नहीं मिल सका। और अब हम बालाघाट लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या जानेंगे। तो नजर डाल लीजिए, यहां पर कुल 17,96,715 मतदाता हैं, जिनमें से 8,79,539 पुरुष मतदाता हैं और 8,77,164 महिला मतदाता, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता कुल यहां पर 12 आते हैं, जो सीट पर प्रत्याशियों का भाग तय करेंगे। अब बालाघाट क्षेत्र के मुद्दों पर भी नजर डाल दी जाए तो यहां बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। यहां किसानों के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधन भी नहीं है। उद्योग ना होने से यहां पलायन बड़ी समस्या बनी हुई है। यहां पर शिक्षा का स्तर भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रामीणों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। मतलब साफ है, जिसने यहां के मुद्दों को भुना लिया उसकी जीत निश्चित ही हो सकती है। अब इस लोकसभा सीट का हम गणित समझ लेते हैं। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 कांग्रेस और 3 बीजेपी के पास है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय विधायक ने चुनाव लड़ा, जीता। इस समीकरण से साफ है कि इस बार इस सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए तो आसान नहीं होने वाला है। तो मुद्दे आपने जान लिए, इस सीट की स्थिति क्या है ये भी आपने समझ ली, प्रत्याशी कौन कौन से हैं ये भी आपने जान लिया। अब जो डेप्थ सीट की कहती है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में हम जानकारी लेंगे विश्लेषक से। वो है हमारे खुद के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी। राजनीति की पकड़ को अच्छे से समझते हैं, नब्ज को अच्छे से टटोलते हैं। तो यहाँ बालाघाट सीट क्या कह रही है उनकी जुबान से जान लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करेंगे। मनोज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं, ये भी राजनीति को, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। मनोज सर, सबसे पहले आपकी नजर में बालाघाट सीट, प्रत्याशियों को बदल दिया है, नए चेहरे हैं, लेकिन अंदर खाने खबर यह भी है कि अंदर से जो बाहर की तरफ आवाजें आ रही हैं वो ठीक नहीं है दोनों ही पार्टियों के। देखिए, बोध सिंह भगत जो मौजूदा सांसद है वो, और जो गौरीशंकर बिसेन है जो शिवराज सिंह सरकार में मंत्री थे, शुरुआत के समय से ही दोनों के बीच कभी पटरी नहीं खाई। लगातार दोनों के बीच खींचतान चलती रही और पूरे 5 साल इसी में निकल गए। अब जबकि बोध सिंह भगत का टिकट कट गया तो बीजेपी में जो पहले बगावत के सुर थे वो बालाघाट से ही निकले। वहाँ पर जो बोध सिंह भगत के समर्थक थे उन्होंने बीजेपी ऑफिस में जाकर ताला जड़ दिया। जिन ढाल सिंह बिसेन को टिकट मिली उनको पिछली बार विधायक का टिकट काट दिया गया था, उमेश भारती सरकार में वो मंत्री रहे हैं। पवार जाति से वो आते हैं, जिससे गौरीशंकर बिसेन भी आते हैं। तो लिहाजा गौरीशंकर बिसेन की पहले बेटी के लिए वो दावे पक्ष ले रहे थे, और जब मौसम बिसेन का टिकट नहीं हुआ तब गौरीशंकर बिसेन ने ढाल सिंह बिसेन का समर्थन किया। लिहाजा गौरीशंकर बिसेन की मदद के कारण ढाल सिंह बिसेन को टिकट मिल गया है। ये जो बालाघाट जिला है छिंदवाड़ा से भी लगता है, इसके अलावा मंडला से भी लगता है, महाराष्ट्र बॉर्डर से भी इसकी सीमा लगती है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कांग्रेस की लगातार जो भी विधानसभा चुनाव हम देखें तो वो जो परफॉर्मेंस बताता है वो ये बताता है कि बीजेपी की राह बिल्कुल आसान नहीं है। दूसरी एक बात है कि कांग्रेस ने यहाँ से हिना काबरे को विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया। शुरुआत में माना जा रहा था कि वो नाराज हैं, उसके बाद उन्होंने अपने भाई के लिए टिकट चाहा था, पवन काबरे के लिए, लेकिन पवन काबरे को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से उनको नवाजा गया तो वो पूरी ताकत अपनी तरफ से लगाए हुए, क्योंकि खास तौर से मैसेज ये दिया गया है जो मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो प्रभार के वाले मंत्री हैं उनको अपने जिले में पार्टी को जिताना, और जितने बड़े नेता उनको अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी को जिताना। लिहाजा हिना काबरे की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। बीजेपी के साथ दोहरा संकट यह है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण टिकट काट दिया गया बोध सिंह भगत का, लेकिन जो नाराजगी है बोध सिंह भगत के जो समर्थक है वो ढाल सिंह बिसेन के खिलाफ है। तो इस असंतोष से जैसे ही पार्टी निपटेगी तब जाके उसकी राह आसान हो सकती है। बिल्कुल, अब तो राह दोनों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी बदले हैं और जाहिर सी बात है महत्वाकांक्षाएं राजनेताओं में आजकल बढ़ गई हैं, और ऐसी स्थिति में जब सीटें काट दी जाती हैं, टिकट नहीं दिया जाता है तो रोष देखने को मिलता है। आशीष की तरफ चलते हैं सर, और आशीष क्या कहती है आपकी स्टडी, ये जो बालाघाट सीट है जहां से विरोध के सुर उठ रहे हैं, अपने ही अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी नजर में क्या कहती है बालाघाट सीट? देखिए पारुल, बालाघाट सीट साल 1952 में बनी थी और इसमें मौजूदा दौर में 8 विधानसभा सीटें आती है। 6 बालाघाट जिले की है, 2 सिवनी जिले की है, बरघाट और सिवनी।
ये 2 विधानसभा सीट इसमें आती है। कुल मिलाकर 8 सीटें आती हैं, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है इसमें। और यदि इस भौगोलिक समीकरण की बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र का लगभग 50% भूभाग वनों से आच्छादित है, वनों से ढका हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर खनिज जो संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सियासी समीकरण की बात करें तो सियासी समीकरण में यहाँ साल 1989 में निर्दलीय कंकर मुंजारे यहाँ से सांसद बने थे। उसके बाद 1991 और 96 में यहाँ कांग्रेस का कब्जा था। साल 1998 से लेकर अभी तक यहाँ पर 5 बार बीजेपी अपनी जीत दर्ज करा चुकी है, जिसमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन 2 बार सांसद रहे हैं, केडी देशमुख यहाँ से रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता जो अभी दमोह से प्रत्याशी हैं वो प्रहलाद पटेल यहाँ से सांसद रह चुके हैं। बोध सिंह भगत 2014 में चुनाव जीते थे। अब यहाँ से मधु भगत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी से ढाल सिंह बिसेन है। हालांकि ढाल सिंह बिसेन पहले मंत्री रह चुके हैं। वहीं मधु भगत की बात करें तो वो कांग्रेस में कमलनाथ गुट के आते हैं और इसी वजह से उन्हें यहाँ पर टिकट मिला है। लेकिन बालाघाट संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अब तक के जो चुनाव होते हुए आए हैं वो केंद्र की योजनाएं और केंद्र के लिए अपने मौजूदा सांसद ने क्या किया इस बात को लेकर होते आए हैं। पिछले सांसद बोध सिंह भगत ने यहाँ अपनी सांसद निधि का तकरीबन 84% हिस्सा खर्च किया है। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे गांव है जहां पर बोध सिंह भगत की पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है और यही वजह रही कि एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ यहां पर बनती हुई नजर आई। लेकिन सियासी गलियारों में जो राजनीतिक अदावतें होती है उसके कारण भी यह क्षेत्र काफी मशहूर रहा। गौरीशंकर बिसेन और बोध सिंह भगत के बीच में जिस तरीके से विवाद होते आए हैं और दोनों के वीडियो वायरल होते हुए आए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। पिछले दिनों जिस तरीके से विवाद हुआ जिसका जिक्र हमारे मनोज सर ने किया तो राकेश सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी साफ तौर पर कहना था कि टिकट किसी एक को दिया जाता है, लिहाजा इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो देखने में मिलती है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे ही जो नाराजगी का दौर है उसको कहां तक थाम पाता है ये देखना यहां पर काफी दिलचस्प होगा। जिस तरीके से विश्वेश्वर भगत की बात की जा रही थी वो कांग्रेस से यहां सांसद रहे, उसके बाद से बीजेपी लगातार 1998 के बाद से यहां खाता बीजेपी का ही खाता खुला है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। ऐसे में इस चुनाव में मधु भगत अब तक कमलनाथ ने जो काम किए हैं पिछले आज उनको 100 दिन पूरे हो गए उनकी सरकार को, तो 100 दिन में जो वचन पत्र के वादे पूरे किए हैं, जो किसानों के कर्ज माफी की है, इसको लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। हालांकि ये जो जिला है पारुल बालाघाट ये नक्सलाइट एरिया में भी आता है और इसी वजह से चुनाव आयोग ने यहां पर 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के समय में पिछले विधानसभा चुनाव में ही यहां पर मतदान का समय अलग निर्धारित किया था। आम जगहों से यहां पर 1 घंटे पहले चुनाव मतदान खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल मनोज सर, यहाँ के मुद्दों पर अगर नजर डालें तो समस्याएं यहाँ पर बेरोजगारी भी है, पानी भी है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। अब अभी हम देखें तो बड़े नेता जो पार्टियों के हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये जनता के मुद्दों पर बाद में बात कर रहे हैं, पहले अपने जुमलों पर ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या किसी तरह से अटैक हो पाएंगे उनके जो पॉपुलर वर्ड्स है, चौकीदार की बात कर ले हम या फिर न्याय की बात कर ले, तो किसी तरह से अटैक कर रहे हैं सीट पर या फिर प्रत्याशियों के चेहरे पर चुनाव होने वाला है? मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे उन पर ही चुनाव होने वाला है। देखिए पारुल, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो निश्चित रूप से बड़े चेहरों पर जो स्थानीय चेहरे उनकी बजाय जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है, तो मुद्दे चुनाव उसी पर जाएगा। बीच बीच में जरूर बात निकल कर आएगी कि स्थानीय नेतृत्व ने जिसको चेहरा बना के सामने उतारा है वो हमारी बात को कितने आगे तक ले जाएगा, वो हमारे लिए क्या काम कर पाएगा। जैसा कि अभी आशीष ने बताया कि 50% क्षेत्र वनाच्छिद है, लेकिन नक्सलियों के खौफ के कारण एक बड़ा हिस्सा है, पहले जो लांजी है खास तौर से और जो गढ़चिरौली वाला हिस्सा जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगता है वो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो कई सारे जो जंगल के एरिया है वहां पर एक तरह से सरकारी सिस्टम काम नहीं करता है। इतना सारा खनिज मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी यहाँ के लोगों का दैनिक जो जीवन है वो काफी बदहाल है। जो मध्य प्रदेश के जो पिछड़े जिले हैं उनमें बालाघाट भी नंबर 1 में एक तरह से हम उसको रख सकते हैं। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या तो बालाघाट के आदमी या तो नागपुर जाने पर निर्भर है या महाराष्ट्र में जाते हैं या फिर आसपास के किसी जिले में, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का मूलभूत अभाव है। वहाँ कोई बड़ा एजुकेशन ऐसा सिस्टम नहीं है कि बड़ा कोई एजुकेशन हब हो वहाँ कि वहाँ अच्छी पढ़ाई लिखाई हो सके। तो ये कई सारी चीज़ें, कई सारे इंडस्ट्रियों की वहाँ दरकार है कि जो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं उनको वहाँ उद्योग मिल सके। जो एक बड़ा तबका है
वो क्या तो खेती पर निर्भर है या मजदूरी पर निर्भर है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। सरकारें लगातार कई बार वादे हुए थे कि सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वहाँ खेतों तक पानी पहुँचाया जाएगा, वो लगभग अभी कई सारे काम अधूरे पड़े हैं। एजुकेशन की बात करें, जो इंटीरियर गाँव हैं वहाँ कई गाँव ऐसे भी आज तक जहाँ बिजली भी नहीं पहुँची है, वहाँ जो लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, कई किलोमीटर तक सड़कें नहीं है, तो जंगल से होकर या पहाड़ से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकता यही इन लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है जो इनको पूरा करने का वादा करेगा या जिसने इस दिशा में थोड़ा भी काम किया होगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो निश्चित रूप से उसको एज रहेगा एक तरह से। बिल्कुल। तो अब हम प्रत्याशियों की चीजों को लेकर भी समझ लेते हैं कि जिन्हें प्रत्याशी बनाया है पार्टियों ने, उनमें कितना दम है। क्योंकि अगर मनोज सर हम बात करें, 5 बार से बीजेपी इस सीट को जीत रही है, 6ठी बार भी तैयारी है, लेकिन हम कैंडिडेट्स पर नजर डाल रहे हैं तो ढाल सिंह बिसेन हमें मैदान में बीजेपी से दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस से मधु भगत। एक बार का चुनाव अगर 2004 का देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिला था। इस बार भी बसपा एक्टिव दिखाई दे रही है। क्या लगता है इस सीट पर क्या होने वाला है? देखिए, जो कंकर मुंजारे और अनुभव मुंजारे जो उनकी पत्नी है, ये उनका पर्सनल एक तरह से वोट बैंक है इस क्षेत्र में। तो कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जैसे एक बार उन्होंने इस बार भी दाव लगाया है, तो लगातार वो ऐसे खुद का उनका वोट बैंक है। एक बार सपा के जो किशोर समृत यहाँ से विधायक रह चुके हैं बालाघाट जिले से, उनका भी खुद का पर्सनल वोट बैंक था। किसी पार्टी यानी तीसरे दल की यहाँ गुंजाइश है ही नहीं, हम इसको कह सकते हैं। तो जो भी तीसरा दल होता, सपा या बसपा हो, या तो मुंजारे परिवार पर दाव लगाता है या समृते पर। बीजेपी और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो एक तरह से परंपरागत गढ़ है, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें पिछले 5 चुनाव की, तो अगर गौरीशंकर बिसेन को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर चुनाव में बीजेपी ने एक नया चेहरा दिया है। इस बार भी चर्चा यही थी कि जब झगड़ा चल रहा था बिसेन परिवार का और बोध सिंह भगत का, तो माना ही जा रहा था कि प्रहलाद पटेल को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि दमोह के बारे में उनकी खबरें आ रही थी कि दमोह में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। फिर एक खबर आई कि उनको बालाघाट की जगह छिंदवाड़ा से लड़ाया जाए, लेकिन आखिरकार उनको दमोह से लड़ाया गया। तो बालाघाट से फिर एक बार बीजेपी ने नया चेहरा लिया है। ढाल सिंह बिसेन के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि उनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों हमने देखा, स्वतंत्र देव सिंह भी गए थे पड़ोस की मंडला सीट पे, उन्होंने आदिवासियों को, जो ज्ञान सिंह की जो बगावत थी, उसको थामने का प्रयास किया। इसी तरह का फोकस बालाघाट पे भी किया जा रहा है। संघ परिवार ने अपनी टीम एक्टिव कर दी है, क्योंकि संघ नहीं चाहता कि इस तरह की जो सीटें, जो परंपरागत सीटें उसकी 3 से 4 से या 5 बार से जो कब्जे में, उन पर किसी भी प्रकार से किसी दूसरे दल का, खासतौर से कांग्रेस का कब्जा हो। यही कारण है कि संघ ने भी अपनी ताकत झोंक दी है, बड़े नेता भी लग गए हैं और चुनाव के इन समय पर कई सारे नेता सक्रिय होंगे और ये माना जा रहा है कि वो बगावत के जो सुर हैं उनको थाम लेंगे, और जो इस बगावत को थाम लेगा निश्चित रूप से उसका पलड़ा भारी होगा। आशीष, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से संघ भी एक्टिव दिखाई दे रहा है, मनोज सर ने भी बताया कि चाहता नहीं है संघ की जो परंपरागत सीटें हैं जहां पर लगातार से जीत मिली है, एक बार अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है संघ का इंटरफेयर कितना काम आने वाला है पार्टी प्रत्याशियों के? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिसने बगावत के सुरों को थाम लिया, जीत उसकी निश्चित है। लेकिन कांग्रेस यहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जा रही है। बीजेपी ने यदि अपनी ही पार्टी में चल रहे अंतर्द्वंद, अंतरकलह और गुटबाजी को थाम लिया तो निश्चित रूप से बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच भी एक बात और महत्वपूर्ण है पारुल, जो वो है इस क्षेत्र का मतदान प्रतिशत, क्योंकि इस क्षेत्र की 2 विधानसभा सीधे सीधे नक्सलाइट एरिया में आती है और इस क्षेत्र में मतदान प्रतिशत जो होता है उस पर भी ज्यादातर हार और जीत का अंतर, हार और जीत तय होती है। क्योंकि मतदाता जब घर से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर जीत और हार में बीजेपी की, कांग्रेस की जीत में संशय हो जाता है। इसी वजह से यहां पर खासतौर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग समेत तमाम स्वयंसेवी संगठन इस तरह का अभियान चलाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 विधानसभा क्षेत्रों में समय का बदलाव करके यही संदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर मतदान किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर तैनात किया जाता है ताकि लोग बाहर आए और मतदान करें। कांग्रेस के सामने यहां पर समस्या है कि वो किस तरह से जनता के बीच में जाए, क्योंकि 5 बार से उनका सांसद यहां नहीं है और जहां पर कांग्रेस की सीट, जिन 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और बाकी जिन 4 सीटों पर, 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहां खास तौर पर कांग्रेस को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कमलनाथ ने यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार किया था, उसके बाद लोकसभा में थोड़ी सी कांग्रेस को राहत यहां पर जरूर मिल सकती है। बिल्कुल। मनोज सर, क्या लगता है जिस तरह से मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा कांग्रेस का, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस पर बढ़त बनाई, और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो काम अभी कर दिखाए हैं, उन्होंने अपना ब्यौरा भी दे दिया है 100 दिन कंप्लीट होने के बाद, उससे पहले ही बता दिया था कि वो क्या क्या काम कर चुके हैं और लूप में क्या क्या काम है।
इससे कितना फर्क पड़ने वाला है मध्य प्रदेश में और खासकर बालाघाट सीट पर उनके कामों को लेकर? क्योंकि अगर हम पहले के चुनाव की बात करें 2014 की, तो मोदी वेव्स थी, मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ वेव्स दिखाई दे रही है कहीं से कहीं तक? देखिए, दो बड़ी चीज़ है कि जैसे हमने बताया कि बालाघाट में ज़्यादातर एक बड़ी आबादी जो खेती पर निर्भर है, और कांग्रेस का जो मास्टर स्ट्रोक था विधानसभा का, तो वो था किसान कर्ज माफ़ी का जी। उस किसान कर्ज माफ़ी में खुद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लगभग 55 लाख किसानों का कर्जा माफ़ होना है, 25 लाख किसानों का कर्जा वो माफ़ कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी इस पर लगातार हमलावर रही और ये कह रही है कि वो 2 लाख का किसी किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि आप मुझे सर्टिफिकेट लेकर आइए कि 2 लाख का किसान का कर्जा माफ हुआ है, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। हालांकि कांग्रेस के नेता की लिस्ट देकर उनके घर भी आए थे। तो किसान कर्ज माफी का लाभ बालाघाट जिले के कितने किसानों को मिला हुआ, और कांग्रेस का जो नेटवर्क है, क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि उनका बूथ तक उनके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, तो उसको बूथ तक वो कितना ले जाते हैं उस कर्ज माफी को, और बालाघाट जिले के कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है, अगर वो इसको कन्विंस करने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि एक किसान कर्ज माफी का मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में छाया हुआ था। दूसरी एक बात है कि जो न्याय, जो एक योजना की बात की है, जो राहुल गांधी ने कल घोषणा पत्र में, कि गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए, इस योजना को वो कहां तक ले जाते हैं, इस स्कीम का प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ओर से जो घोषणा की है और जिसकी एक पहली किस्त चली भी गई है कि जिनके किसानों की 5 एकड़ से कम जमीन है उनको सालाना उनके खाते में 6,000 रुपए दिए जाएंगे और 2,000 रुपए डाले भी जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर किसान जो निर्णायक मुद्दा है, किसान वो निर्णायक होंगे, जो उनको कन्विंस कर लेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो जीत उसके हाथ रहेगी। बिल्कुल। अब क्योंकि समय कम है, मैं चाहती हूं कि जो बड़े चेहरे जो हमने अपने दर्शकों को बताया, आशीष, मैं वो भी आपसे जान लूं। बड़े चेहरों में हमने बात की, कांग्रेस की तरफ से जो पवन कावरे हैं उनकी बात हम कर रहे थे, हिना कावरे के भाई हैं, और बीजेपी के बड़े चेहरों में हमने देखा बहुत सिंह भगत खुद एक नाम है लेकिन नाराज चल रहे हैं। वहीं मौसमी बिसेन जो गौरीशंकर बिसेन की बेटी हैं, उनका भी था मूड की वो चुनाव लड़ती, टिकट की दावेदारी कर रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, वंशवाद फैक्टर उसके आड़े आ रहा था। तो ये 3 नाम किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के लिए और बीजेपी के 2 नाम? देखिए, कांग्रेस में हीना लिखीराम कावरे पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं बोध सिंह भगत के सामने। वो 96,041 वोट से चुनाव हारी थी, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व है, और यही कांग्रेस के लिए एक यहाँ पर प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मधु भगत भी पहले विधायक रह चुके हैं अपने क्षेत्र से। तो ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन बीजेपी में गौरीशंकर बिसेन, मौसम बिसेन उनकी बेटी है, गौरीशंकर बिसेन और ढाल सिंह बिसेन की जिस तरीके से जुगलबंदी देखी गई है, और वो जिस तरीके से बीजेपी ऑफिस में गए थे जहां पर बोध सिंह भगत के समर्थकों के बीच में थोड़ी सी नाराजगी हुई थी, तो गौरीशंकर बिसेन का इस क्षेत्र में काफी प्रभाव माना जाता है। यहां पर बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन को गौरीशंकर बिसेन का साथ मिलता है तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सकेगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को यहां बोध सिंह भगत की नाराजगी को दूर करना जरूरी होगा। तो ये फिलहाल 5 चेहरे ऐसे हैं पारुल जिनके इर्द गिर्द बालाघाट की सियासत घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन कमलनाथ का यहां पर एक अलग ही प्रभाव, चूंकि छिंदवाड़ा और मंडला तमाम सीटें आपस में जुड़ी हुई है महाकौशल की सीट में, तो कमलनाथ का यहां पर खासतौर पर असर देखने को मिल सकता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान कितना प्रचार करते हैं बीजेपी के लिए, इसमें भी जनादेश मिलने में कहीं ना कहीं इन दोनों ही नेता की यहां पर बड़ी भूमिका नजर आएगी। चलिए कमेंट लास्ट मनोज सर से भी ले लेते हैं। मनोज सर, जिस तरह से हमने देखा बिसेन फैक्टर एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बोध सिंह भगत की नाराजगी भी उस पर हावी पड़ सकती है, जिस पर समन्वय बिठाना बड़े नेताओं का काम होगा, वो कर पाते हैं या नहीं। वहीं अगर हम बात करें बालाघाट सीट की, तो कमलनाथ जी खुद एक बड़ा फैक्टर यहाँ एरिया वाइज माने जाते हैं, तो कितना कम्पीट करेंगे एक दूसरे को प्रत्याशी? देखिए, निश्चित रूप से जो 1-2 बड़ी बात की कि दोनों का प्रभाव है। कमलनाथ के साथ साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है राकेश सिंह, वो जबलपुर से आते हैं, और जो बालाघाट की स्थिति है, जो बगल की जो 2 सिवनी की जो सीटें बालाघाट में आती है, और सिवनी का जो कॉरिडोर है वो सिवनी और बालाघाट को एक तरह से जोड़ता है, क्योंकि जो कान्हा पेंच नेशनल पार्क है उसका एक दरवाजा बालाघाट में निकलता, छिंदवाड़ा निकलता, दूसरा सिवनी में निकलता है, बीच में छिंदवाड़ा का असर निश्चित रूप से कमलनाथ की जो मौजूदगी है उसका असर वहां देखने को मिलेगा, और वो कितना समय दे पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो उनकी योजना, जो 100 दिन के उनके कामकाज है, खासतौर से किसान कर्ज माफी, उसको वो ग्रास रूट तक अगर उन्होंने पहुंचा दिया तो निश्चित रूप से कांग्रेस बेहतर स्थिति में होगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए। सत्ता का महासंग्राम देख रहे थे आप, बालाघाट सीट की हम बात कर रहे थे। विश्लेषण में कुल मिलाकर यही समझ में आ रहा आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी अच्छी स्थिति यहां इसलिए बन जाती है क्योंकि खुद कमलनाथ जी फैक्टर यहां पर काम करते हैं, क्योंकि वो छिंदवाड़ा से आते हैं और ये जुड़ी हुई सीट यहां से मानी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बहुत सिंह भगत की अगर नाराजगी को ठीक कर लिया गया, उन्हें मना लिया गया, तो हो सकता है यहां बीजेपी के भी अच्छे दिन आ जाए सीट पर। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को इस मामले में इंटरफेयर करना होगा बहुत सिंह भगत वाले मामले में, और ऐसा हो जाता है तो शिवराज का प्रचार प्रसार भी यहां पर महत्व रखता है, और शिवराज प्रचार प्रसार करते हैं तो स्थितियां क्या बनती हैं ये तो बालाघाट सीट के लिए भविष्य ही बताएगा। फिलहाल विश्लेषण में बहुत कुछ निकला जो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। फिर हाजिर होंगे इसी समय और आपको फिर एक सीट का विश्लेषण करके बताएंगे, फिर आप तय कीजिएगा कि आपका नेता कौन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।